हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग भारत के भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो जिसमें आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने भारत के विभाजन के अंतर्गत भारत के भौतिक विभाजन के टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है विशाल मैदान। तो विशाल मैदान का पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का विभाजन। तो जो मैदान है उसको संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे भावर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान। तो इन 4 मैदानों को संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण करते हैं, प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर जब मैदान का वर्गीकरण करते हैं तो इसको भी 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैदान हम लोग देखेंगे राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। तो जो राजस्थान का मैदान है तो इसकी अवस्थिति जो है, इसकी अवस्थिति अरावली जो पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। तो जो पंजाब हरियाणा का मैदान है तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार पाया जाता है, ये है दिल्ली कटक। दिल्ली कटक से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान। तो गंगा का जो मैदान है तो गंगा एवं उसकी जो सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गंगा का मैदान। फिर इसके बाद चौथा मैदान आता है ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान है उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इनको हम लोग बारी बारी से सभी मैदानों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर इसके बाद गंगा का मैदान। फिर चौथा जो मैदान है उत्तर पूर्वी राज्यों में जिन्हें 7 सिस्टर राज्य कहा जाता है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। इसको फिर से हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो इंडिया का डायग्राम बनाएंगे। साथ साथ मेरे भी बनाते चलिए आप लोग भी। तो ये हो गया भारत का डायग्राम। ये जो है ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की पश्चिमी सीमा से लेकर पाकिस्तान जो देश है उसकी पूर्वी सीमा तक पंजाब मैदान का
विस्तार पाया जाता है। तो ये है पाकिस्तान और ये है अरावली श्रेणी और ये है पाकिस्तान की पूर्वी सीमा। तो इसके मध्य राजस्थान के मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो लिखते चलते हैं साथ साथ। ये है अरावली श्रेणी और ये है पाकिस्तान की पूर्वी सीमा। लिखते हैं इसमें अरावली पहाड़ी के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये जो राजस्थान का जो मैदान है, तो इसका निर्माण पवनों के प्रभाव से हुआ है। तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, तो जिससे बालू के कणों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का निर्माण तो ये जो मैदान है, इस मैदान का निर्माण ऐसे लिखते हैं, सेंटेंस करेक्शन कर लेते हैं। इस मैदान के निर्माण में पवनों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। जो शेष अन्य मैदान जो देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इनमें नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। किंतु जो राजस्थान का मैदान है, तो इसमें पवनों के प्रभाव अधिक रहा है, साथ ही साथ नदियों का भी कुछ प्रभाव रहा है। तो यहाँ इस भाग की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लूनी नदी। तो लूनी इस मैदानी क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। सबसे प्रमुख नदी है जो लूनी नदी है। ये अरावली की जो श्रेणी है, उसके पश्चिमी ढलानों से निकलकर ये कच्छ के रन में जाकर गुजरात के पास ये कच्छ के रन में समा जाती है। तो लूनी नदी जो है, ये सागर के साथ अपना मुहाना नहीं बनाती है। तो इस मैदानी क्षेत्र में निरंतर पवन प्रवाह के कारण यहाँ पर बालुका स्तूपों का प्रभाव पाया जाता है। बालुका स्तूप जो होते हैं, ये
पवनों द्वारा जब मिट्टी का जमाव होता है उससे बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। तो बालुका स्तूपों का प्रभाव पाया जाता है। बालुका स्तूप देख लेते हैं किस प्रकार से बनते हैं। जैसे कोई एक छोटी पहाड़ी नुमा ऐसे संरचना होती है, तो जिसमें होता क्या है कि दोनों दिशाओं से जब हवा चलती है तो ऐसे हवा प्रवाहित होती है दोनों दिशाओं से। पहले कभी इस दिशा से चलती है जब, तो ये अपने साथ अवसादों को ऐसे ऐसे किनारे जमा करती जाती है। फिर कुछ समय बाद इधर से हवा चलती है तो इधर से अवसाद जमा होते रहते हैं। तो एक समय बाद ये जो संरचना है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये क्या है, बालू से निर्मित स्तूप होते हैं, तो जिसके कारण इनको कहा जाता है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप। इसी प्रकार से राजस्थान का जो मैदान है, तो यहाँ पर कई लवड़ी झीलों की भी अवस्थिति पाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर सामर झील, डेगाना झील और पंचप्रदा जैसी लवड़ी झीलें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मैदानी क्षेत्र में इस मैदानी क्षेत्र में कई लवणीय झीलें भी पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर सांभर झील जो है यहीं पर पाई जाती है। तो सांभर झील जो है ये देश की सबसे बड़ी नमक के पानी की झील है। तो सबसे बड़ी एक खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी। इसी प्रकार से यहाँ पर सांभर झील के अतिरिक्त डेगाना और पंचप्रदा जैसी झीलें भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। पंचप्रदा 3 महत्वपूर्ण झीलें हैं तो जो राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये हो गया राजस्थान के मैदान के बारे में। तो राजस्थान का जो मैदान है इसकी अवस्थिति सबसे पहले हम लोगों ने देखी। तो इसकी जो अवस्थिति है अरावली श्रेणी के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो निर्माण है, पवनों का प्रभाव इसमें सर्वाधिक रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई लवड़ी झीलें पाई जाती हैं एवं यहाँ पर बालुका स्तूपों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये हो गया राजस्थान का मैदान एवं उसकी विशेषता के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो हेडिंग डालिए। हेडिंग डालते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझेंगे। फिर से इंडिया का मैप बनाते हैं। ये बन गया इंडिया का डायग्राम। तो यहाँ पर दिल्ली कटक की अवस्थिति पाई जाती है। ये क्या है, ये है दिल्ली कटक। दिल्ली कटक।
और ये है पाकिस्तान की पूर्वी सीमा। पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसकी अवस्थिति जो है दिल्ली कटक से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो जिसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो जैसे यहाँ पर सतलज, व्यास और रावी नदियों का यहाँ पर प्रभाव पाया जाता है, तो जिनके निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान, इसका विस्तार इसका विस्तार दिल्ली कटक से दिल्ली कटक से पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये जो मैदान है इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण सतलुज, रावी, व्यास नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। सूक्ष्म स्तर पर ये जो मैदान है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसको सूक्ष्म स्तर पर दो भागों में बांटा जाता है। रावी और व्यास नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है बारी दोआब, और व्यास और सतलज नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है बिस्त दोआब। इसको भी लिख लेते हैं। इस मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। तो वो दो मैदान हैं, एक है बारी दोआब, बारी दोआब। बारी दोआब जो है ये दो नदियों के मध्य इसका क्षेत्र पाया जाता है। वो नदियां हैं रावी और व्यास। तो रावी और व्यास नदियों के मध्य जिस दोआब का विस्तार पाया जाता है उसे कहा जाता है बारी दोआब। इसी प्रकार से व्यास और सतलज नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है बिस्त दोआब, बिस्त
दोआब। व्यास और सतलुज। तो ये हो गए, इस वीडियो में हम लोगों ने प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर दो मैदानों का अध्ययन किया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा राजस्थान के मैदान को, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा पंजाब और हरियाणा के मैदान को। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इसका विस्तार पाया जाता है दिल्ली कटक से लेकर पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है के क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो जिसे रावी, सतलज और व्यास नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ इस मैदान को दो दोआबों में वर्गीकृत किया जाता है। रावी और व्यास नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को बारी दोआब, रावी और व्यास नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है बारी दोआब, और व्यास और सतलुज नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहा जाता है बिस्त दोआब। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।